एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, एकमात्र एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां ना कोई कास्ट होती है, ना ही कोई रिलीजन होता है। सिर्फ एक चीज, वो आपका प्योर टैलेंट। अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको ले लेंगे। मेरा नाम है शुभम वाशना। आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, अ वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूं, आप इस चीज को ना अपने जहन में उतार लो। सफर वही सफल होता है जो हौसलों से शुरुआत होता है। मंजिल वही मिलती है जहां खुदा पर भरोसा होता है। तो आप इस बात को याद रखो, अगर आपने सपना देखा है, आपका ड्रीम है, तो भैया भगवान को बता के चलो कि साहब मेरा ये सपना है, आपकी जिम्मेदारी है पूरा करना। और इस पे पूरी जान लगा दो और ये पूरा होगा जरूर। ये खास बात है, ये मेरा नियम है और आप इसको भी बांध दो। मुझे नहीं पता आप ईश्वर में कितना विश्वास करते हो, पर ये नियम अगर आपने पकड़ लिया तो मैं बता रहा हूं कि सपना बहुत जल्दी मिलता है। अब मैं आपको सच बताऊंगा एकदम, आपके 12th के बोर्ड एकदम सिर पे है, क्लियर है, और आपका एनडीए भी सपना है। तो भैया एनडीए पे फोकस करें या 12th बोर्ड पे? ईमानदारी से बोल रहा हूं, 12th बोर्ड पे। अब आप कहोगे गलत वीडियो में आ गए, कमेंट सेक्शन में गालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। अब मैं समझाता हूं, मेरा पॉइंट क्या है, 12th बोर्ड पे फोकस क्यों करना चाहिए। देखो भैया, मेरी परसेंटेज आई थी 12th में 60.2। अब इस परसेंटेज के साथ मेरा कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ था। तो क्या मैंने एनडीए नहीं निकाला था? यार मैंने एनडीए निकाला था, क्योंकि एनडीए का रूल ये है कि परसेंटेज का ना कोई क्राइटेरिया नहीं है एनडीए निकालने के लिए। तो मेरा निकला था, पर ये परसेंटेज जो कम रह गई थी ना, उससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हो गया? अगर मान लो मैं 85% लिया था पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो मेरे को ना एक एंट्री फ्री की मिलती, टीईएस एंट्री। क्लियर है? मेरे साथ का एक दोस्त था राजीव, ठीक है, अब उसको एनडी की एंट्री भी मिली, प्लस टीएस की एंट्री भी मिली, और वो जनाब चौथे अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए। वहीं मेरे पास खाली एनडीए का ही एंट्री बचा था, तो मुझे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं मिले थे अपना सपना पूरा करने के लिए। तो अगर तुम सच में चाहते हो ना कि तुम्हारा सपना फौज का पूरा हो हर हाल में, कि या तो तुम टीएस एंट्री से ज्वाइन कर लो या एनडीए एंट्री से ज्वाइन कर लो, किसी भी हाल में फौज ज्वाइन हो जाए, तो तुम्हें हर हाल में फोकस करना चाहिए अपने 12th पे। और अगर तुमने 12th पे फोकस कर लिया, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि तुम 110% एनडीए को निकाल लोगे। जब मेरा खुद का एनडीए निकला था ना 60.2 परसेंटेज के साथ, तो मेरे भैया थे एक, उन्होंने बोला था शुभम, फर्स्ट जो जॉब इसकी जो तूने 12th में पढ़ा है ना उसको सॉलिड कर, तू अभी पढ़ के आया है। तो भैया मैं तुम्हें भी यही कहूंगा, 12th को सॉलिड करो। 12th अगर तुमने सॉलिड कर ली, एनडीए निकल जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे, देखो, मैं तुम्हें हर बुक बताऊंगा, एक एक किताब बताऊंगा, उसमें क्या क्या करना है। ये नहीं कहूंगा पूरी की पूरी बुक पढ़नी है, होल बुक पढ़ने का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है हर बुक से। अब बहुत ध्यान सुनना कैसे कैसे करना है। पहली बात तो आप एज क्लियर कर लो। अगर आप 15 से लेके 18 साल तक की उम्र के बंदे हो, तो ही आप ये एग्जाम दे सकते हो, 18 से ऊपर नहीं दे सकते। क्लियर है? इस बात को गांठ मान ले। दूसरी बात यह कि आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो, ओपन स्कूलिंग कर रखी हो, आर्ट की हो, कॉमर्स की हो, बायोलॉजी स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हर कोई एग्जाम दे सकता है। पर कहीं ना कहीं एक बंदा जिसको अपर एज है, वो है साइंस वाला बंदा। नाउ आपको ना इसकी पूरी पीडीएफ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और मैं आपको एक बात और कर रहा हूं, क्या, मैं आपको ना 3 मंथ्स का, मतलब जनवरी से लेके अप्रैल तक का पूरा प्लानिंग दूंगा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, कब कब क्या क्या टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। इसका लिंक आपको कहां मिलेगा भैया? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। नाउ अब अगर हम यहां से डिटेल में आगे चलते हैं, कट ऑफ कितनी आती है। देखो भैया, वर्स कट ऑफ जो आई है ना, वो आई है अराउंड 356 के आसपास। ये वर्स कट ऑफ है। तो मतलब हमने पकड़ लिया 350 एक कट ऑफ बैठती है इस एग्जाम को निकालने के लिए। और अगर मेरिट में आना हो तो आपको चाहिए 400 नंबर। मेरिट मतलब जिसमें आपका 110% सिलेक्शन हो ही जाए। चलो मेरिट नहीं पता होगा तो मैं अभी मेरिट में अभी बता दूंगा, ठीक है ना। पर ये समझ लो कि अगर तुम्हें रिटन एग्जाम निकालना है तो तुम्हें कितने नंबर चाहिए? 350 नंबर चाहिए। अब 350 नंबर लाने के लिए आपके तीन मुख्य पिलर हैं। पहला पिलर है आपका मैथ्स, दूसरा साइंस और तीसरा इंग्लिश। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैथ्स का वेटेज है 300 नंबर, साइंस का अकेले का वेटेज है 220, और इंग्लिश का अकेले का वेटेज है 200। नाउ अब इस पिलर के बाद ना जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर होती है या हिस्ट्री होती है, उसका वेटेज ना बहुत छोटा छोटा था। देखो पॉलिटी में कितने 80, ज्योग्राफी 80, इकोनॉमिक्स 12, करंट अफेयर 40। तो इनका वेटेज बहुत ही कम होता है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तीन पिलर बड़े स्ट्रांग हो जाए। अगर ये तीन पिलर बड़े स्ट्रांग हो गए, ये आपका एग्जाम निकल जाएगा।
अब इसमें एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि भैया ये तो राम भरोसे है। राम भरोसे कुछ नहीं होता, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये वो एग्जाम है जिसमें 5 लाख लोग बैठते हैं और 5 लाख में से सिर्फ 450 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। अगर मैंने 1 मिनट के लिए सिर्फ 500 फिगर मान लिया, तो अगर आपका सिलेक्शन का जो रेशियो बैठेगा वो आपका बैठेगा 0.001%। इतना कम है भैया सिलेक्शन का, ठीक है ना। तो आप हल्के में नहीं ले सकते, समझ लो मेरी बात। अब मैं आपको टारगेट स्कोर बता देता हूँ जो आपके इन सब्जेक्ट में होने चाहिए। जैसे आपका इसमें स्कोर होना चाहिए 120 से लेके 150 तक। साइंस में आपका स्कोर होना चाहिए 160 के आसपास। और इंग्लिश में मिनिमम स्कोर होना चाहिए 100 से लेके 140 तक। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको 350 से ऊपर के नंबर मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आप पूरी जान लगा के ये 3 सब्जेक्ट में बहुत ध्यान से करो। नाउ अब मैं एक बात बता दूं, देखो गर्ल्स के लिए ना सीटें बहुत कम होती हैं, अराउंड 27 है, ठीक है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। नाउ गर्ल्स की इन सीटों में क्या सीन होता है कि जब बच्चा तैयारी कर रहा है तो हर हाल में उसे ध्यान रखना होता है गर्ल्स को कि उसको रिटर्न में मार्क्स 500 लेकर आने हैं। जहां बॉयज कहाँ ला रहे हैं, अराउंड 350-400 के आसपास ला रहे हैं, गर्ल्स को लेकर आते हैं रिटर्न में 500 मार्क्स। क्लियर है। अब आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। तो सेम पहले तो आपका 3 पिलर जो है ये मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, इस पे पहले फोकस करो, तभी काम बनेगा, नहीं तो आप रो दोगे। नाउ अब जरा एक बात देखो, मैं आपको ना मेरिट लिस्ट ना नीचे से दिखाता हूं। मेरिट लिस्ट क्या होती है? मेरिट लिस्ट का मतलब होता है फाइनल लिस्ट। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल लिस्ट। ये वो फाइनल लिस्ट होती है जिसमें रिटन मतलब एनडीए के रिटन प्लस एसएसबी के मार्क्स दोनों को जोड़ा जाता है और फिर होता है, देखो यहां पर रिटन के मार्क्स और यहां पर है एसएसबी के मार्क्स। दोनों को जब प्लस करा जाता है, जो नंबर मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ना अरेंज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और देखो लास्ट सीरियल नंबर है 699, लास्ट जो बंदा है 699 है, और यहां पर देखो उसका स्कोर कितना बैठ रहा है दोनों को प्लस करके। क्लियर है? तो आपको किसी भी तरह इसमें नंबर उठाने होते हैं। तो गर्ल्स के लिए हिदायत दी जाती है कि रिटर्न में लेकर आओ आप 500 नंबर, और बॉयज को बोला जाता है कि रिटर्न में लेकर आओ मिनिमम 400 नंबर। अगर आप इतना अच्छा स्कोर ले आते हो तो आपका, अगर ये जो एसएसबी का देखो सबका स्कोर लगभग बराबर ही है, ठीक है ना, अगर आप इसे प्लस करते हो तो एक लड़की का स्कोर बैठेगा अराउंड 800 और एक लड़के का स्कोर बैठेगा अराउंड 700। और 700 वाला स्कोर बॉयज के लिए बहुत अच्छा स्कोर होता है और 800 वाला स्कोर गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कोर होता है। और अगर आप ये स्कोर ले आते हो तो आप पक्का सिलेक्शन लेके जा रहे हो, इस बात को आप गांठ बांध दो। नाउ ये बात तो मैं समझा दी, बॉयज का मेन एम होता है टारगेट हिट करना कि रिटर्न में किसी तरह से 400 नंबर आ जाए, और गर्ल्स का मेन एम होता है कि रिटर्न में किसी तरह से 500 नंबर आ जाए, तभी ये सपना ज्वाइनिंग का पूरा होगा। बिल्कुल मैंने ये आपकी बात सुन ली। अब आप क्लास 12th के बंदे हो, क्लास 12th का बंदा ना सब चीजें नहीं पढ़ सकता, उसके बोर्ड एग्जाम है यार, बोर्ड एग्जाम। वो 12th की मार्कशीट जो पूरी जिंदगी पूछी जाएगी, वो मार्कशीट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे फादर ने मुझे 1000 बार कहा था बेटा 12th पे ध्यान दिले, 12th पे ध्यान दिले, और जब तक मैंने ध्यान दिया तो समय बीत चुका था। मैं चाहता हूं वो गलती आप ना करें, बहुत ध्यान सुने। 12th की आपकी 2 किताबें, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड कर दी है, ठीक है ना, जो आपकी 11th क्लास में थी। वो मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और यहाँ पर क्लास 12 की दूसरी किताब है इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब आपको करने हैं। 12th की किताब अगर आपने अच्छे से कर ली तो करीबन आपके यहाँ से 20 क्वेश्चन उठ जाएंगे और यहाँ से करीबन आपके 25 क्वेश्चन उठ जाएंगे। 25 और 20 का अगर हम टोटल करें तो 45 क्वेश्चन हो गए। अकेला 12th के मार्क्स आपके, मतलब अकेले 12th की पढ़ाई, नॉट मार्क्स, अकेले 12th की पढ़ाई आपको पास करा देगा। 40 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर देना उसका बेड़ा पार है, ठीक है ना। आप तो 45 करके आ रहे हो। अब ये बात समझ लो कि जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी है ये। पर जैसे ही आपके एग्जाम 15 मार्च को खत्म होंगे, दोबारा बोल रहा हूं, जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम 15 मार्च को खत्म होंगे तो कुछ 11th के टॉपिक भी आपको उठाने हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, लिमिट डेरिवेटिव, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। ये वो टॉपिक हैं, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको उठाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये आपको उठाने ही उठाने हैं, रिवीजन मानना है इसका।
क्योंकि ये जो अपना वेटेज दे रहे हैं ना, ये बहुत तगड़ा दे रहे हैं। देखो ये अगर आपका लहे 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, करीबन 17 क्वेश्चन का लेवरेज दे रहे हैं। तो ये आपको उठाना ही उठाना है। नाउ मैं आपसे चाहता हूं कि अब आप ना एक चीज ध्यान रख लो। मैथ्स में कुछ चैप्टर रेड फ्लैग होते हैं। रेड फ्लैग समझते हो क्या होता है? रेड फ्लैग वो होते हैं कि कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप हमेशा ही फंसोगे। पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन। आप कहोगे सर 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आते हैं, ये हमें छोड़ना है? हाँ, मैं ये चाहता हूं कि आपकी दो चीज होती है, एक होता है आपका डिफरेंशिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन। मैं चाहता हूं इंटीग्रेशन पे आप खाली एनसीईआरटी की मिसलेनियस तक कर लो, क्योंकि एनडीए के अंदर दो क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ऐसे आते हैं, 2 से 3, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पर इस पे डिटेल मेहनत मत करो वरना आप फंस जाओगे। दूसरा है परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी ऐसा है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो पर आप फेल हो गए ही होगे। और लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये इसी का भाई है। तो आपको ध्यान रखना है ये 4 टॉपिक में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सिंपल ये करना है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाने के बाद मिसलेनियस लगाना है। मिसलेनियस लगाने से ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से हो जाएंगे। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्लियर है? याद रखना, बाकी सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं ये आप मन लगा के करेंगे और आपका 110% मैथ्स निकल जाएगा। याद रखना कि अगर मैथ्स का पेपर निकल गया, मैथ्स की तैयारी ढंग से हो गई, तो एनडीए को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 75% बच्चों का मैथ्स ही क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से एनडीए का रिटर्न का सपना पूरा नहीं होता। प्लीज मेक श्योर करो। क्लियर है? तो मैंने पहली बात क्या बोली है, आप पूरी जान लगा के 12th पे ही फोकस करो। क्लियर है? और ये वीडियो अपने पापा मम्मी के साथ देखो, उनको भी बताओ कि यार सर ऐसा कह रहे हैं, शुभम सर ऐसा बोल रहे हैं कि ये करना है। उनके अकॉर्डिंग लॉजिकली क्या लग रहा है, बिल्कुल वो जो लॉजिकली कहें कि ऐसा करना है तो ऐसे ही करना, कुछ और कहें तो कुछ और करना। पर यकीन मानो, आपका चाहे एनडीए का आखिरी अटेम्प्ट क्यों ना हो, दोबारा बोल रहा हूं कि भैया एनडीए 1 2025 आपका जिंदगी का आखिरी अटेम्प्ट क्यों ना हो, पर फिर भी आप ध्यान रखोगे कि आप 12th बोर्ड पे ध्यान दोगे। क्यों? अगर आपने 12th बोर्ड पे पास हो गए अच्छे नंबर से 85% से, तो आपकी ना टीएस एंट्री खुल जाएगी, जो कि 19.5 साल तक है, 19.5। आपको 2 से लेके 3 अटेम्प्ट आराम से मिल जाएंगे आर्मी ज्वाइन करने के। समझ रहे हो मेरी बात? पर अगर मान लो ये परसेंटेज लो रह गई गलती से 12th के अंदर, तो आपके कई सपने चकनाचूर हो जाएंगे। वो गलती करोगे जो मैंने करी थी, मैं वो नहीं चाहता। मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है ना? फेलियर्स ऑलवेज ब्रिंग लेसन। बस समझदार वो लोग होते हैं जो दूसरे के फेलियर से सीख लें। मैंने आपको साफ साफ बताया भाई, मैं लेकर आया था 60.2% और उससे मेरा बहुत नुकसान हुआ था। अगर मैं वहीं 85% प्लस लिया था, मेरी जिंदगी अलग होती और मैं क्लास 11 12 की, मतलब 12th के बाद ही फौज ज्वाइन कर लेता। तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है ना। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं साइंस पे। साइंस का मैंने आपको बताया 220 का वेटेज है, पर इसमें आप सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते। टोटल इसमें जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो होते हैं 38। साइंस में कितने होते हैं? 38 चैप्टर्स होते हैं। 38 चैप्टर्स आप इतने कम समय में रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो ना, मैं आपसे कहूंगा कि आपकी 11th क्लास की बुक में मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स आई होगा। ठीक है ना? ये फिजिक्स में आपको खत्म करना है हर हाल में। क्लियर है? आपकी क्लास 11th की आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री की किताब होगी, उसमें ना फिजिकल केमिस्ट्री होगी, वो पढ़ लेना तमीज में, वो बहुत आती है। और अगर आप आर्ट एंड कॉमर्स के बच्चे हो, तो आपके लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली तो भी बहुत है, आप काफी क्वेश्चन टिक मारे होंगे। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को छोड़ देना, मतलब 12th की एनसीईआरटी पार्ट 2 केमिस्ट्री छोड़ देना, कोई काम की नहीं है। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। चलिए, यहां तक की बात आ गई। अब आता है बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी में ना गिनती के 6 चैप्टर है, सेल से 110% क्वेश्चन आएगा। कभी आप मेरी ऑफलाइन क्लास में आओगे ना, तो आप एक बात नोटिस करोगे, सर क्लास 9th का भी पढ़ाते हैं, 10th का भी पढ़ाते हैं, 11th का भी पढ़ाते हैं, 12th का भी पढ़ाते हैं, और सेल सेल चैप्टर में अकेले बीएससी लेवल तक का पढ़ा डालते हैं। क्योंकि सेल 110% आने वाला क्वेश्चन है। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। आप अगर 9 10th का भी पढ़ लेते हो तो भी आप 90% क्वेश्चन तो आप करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।
डिजीज एंड विटामिन इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सिस्टम में सांस लेने वाला सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, दिमाग चलने वाला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हम वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से, और डाइजेस्ट सिस्टम जिसमें हमारा पूरा खाना पचने का काम करता है। ये सारे सिस्टम ये आपको करने हैं सेल में। देखो मैंने बायोलॉजी में 10-12 कोई टॉपिक नहीं बताए, बहुत ही गिनती के टॉपिक बताए, 1 2 3 4 5। ये अगर आप 5 कर गए तो आपकी बल्ले बल्ले, आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता। अब आते हैं जनरल साइंस में, ठीक है। देखो अच्छा, जनरल साइंस की तो साइंस की बात मैं आपको बताया ना, साइंस में 38 टॉपिक्स होते हैं। ये हैं वो 38 टॉपिक्स एक्चुअल में। अगर आप इसे प्लस करेंगे आपको 38 टॉपिक्स मिलेंगे। क्लियर है? ओके, यहां से हम आगे बढ़ते हैं ना। अब आते हैं हम स्ट्रैटेजी पे। देखिए कायदे में स्ट्रैटेजी ये बोलती है, अगर आपके पास 6 महीने होते तो आपको मैथ्स तो रोज करनी है, इंग्लिश रोज करनी है, जीएटी रोज करनी है, पर अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम सिर पर खड़े हैं। तो आपका नियम होना चाहिए कि मैथ्स में रोज करूंगा, फिजिक्स में रोज करूंगा, केमिस्ट्री में रोज करूंगा, बस। अगर आपने अभी तक तैयारी बिल्कुल शुरू ही नहीं करी है। करंट अफेयर में तब करूंगा जब मेरे पास 1 महीना बचेगा, और सेम वे मैं ज्योग्राफी के साथ भी यही करूंगा जब मेरे पास 1 महीना बचेगा। क्लियर है? ये मेरा मेन टारगेट है। जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो समझ लें कि ज्योग्राफी करंट अफेयर को, या जो क्लास 12th की तैयारी कर रहे हैं वो ये बात समझ लें कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर आपके सिलेबस का पार्ट, अभी तैयारी का पार्ट नहीं होना चाहिए। 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल 13 अप्रैल तक आपको सिंपल यही काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये बात गांठ बांध दो आप। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो आई थिंक आपके ना दिल खोल देगा, दिमाग खोल देगा। वो जरा देखो जरा। एनडीए बहुतों का सपना होता है, पर एक खुशखबरी है उनके लिए जो 1 जुलाई 2006 के बाद पैदा हुए हैं। उनके पास एक और अटेम्प्ट है अपने सपने को जीने का, पर एनडीए जैसा एग्जाम अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। पर ये सुनो। हेलो हेलो। बेटा, कैसे गया पेपर? अरे सर, जो आपने क्वेश्चंस कराए थे ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा भाई साहब कॉपी पेस्ट ही आए। करंट अफेयर्स भी मैंने देखे थे, यूनेस्को वाला क्वेश्चन, और वो सारे मतलब कॉपी पेस्ट थे। करंट अफेयर्स भी मेरे कॉपी पेस्ट आ गए थे। ऑलमोस्ट हर सेक्शन में से क्वेश्चन बन गए थे। ये क्वेश्चन कर इसलिए पा रही है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन एग्जाम के जो एनडीए से ऊपर के लेवल के होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में मात्र 30 बच्चों के साथ कराते हैं। पर यहाँ एडमिशन रिटन टेस्ट से होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप में डेडिकेशन है, आप अपना 100% दे सकते हो, देन आई लाइक टू इनवाइट यू जॉइन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। आइदर आप सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो फॉर टेकिंग दिस एडमिशन टेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर। नाउ अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। गेम प्लान बहुत ही सिंपल है। किसी भी तरह से आपको अगर जीएटी में स्कोर करना है, भाई जीएटी में एक क्वेश्चन कितना है, 4 नंबर का। मैथ्स में एक क्वेश्चन कितना है, 2.5 का। तो जीएटी में हमें किसी तरह से स्कोर करना है, तो इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, यहां से आपके 300 नंबर उठ जाएंगे आराम से। आपका बैकअप प्लान होना चाहिए आइदर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। ये तीनों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर मान लो पेपर मेरे अकॉर्डिंग मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का नहीं आया, टफ आ गया, तो मुझे बचाएगा कौन? वो होगा आइदर ज्योग्राफी, आइदर पॉलिटी और हिस्ट्री। तीनों में से कोई 2 आपको टॉपिक पकड़ने हैं। तो जैसे मैंने ज्योग्राफी पॉलिटी पकड़ा है, तो देखो आपके 50-50 मार्क्स बचा लेते और टोटल आपका यहाँ पर स्कोर बैठता 400। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है। अब इंग्लिश की स्टडी समझ लो। देखो तुम्हारे पेपर में 3 चीजें तो हमेशा ही आनी है। एक, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे ही आएंगे। दूसरा, ग्रामर के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे ही आएंगे। और लास्ट है कॉम्प्रीहेंशन, नहीं सॉरी, ईडियम फ्रेजेस, वो आएगा ही आएगा। ठीक है ना? अब आजकल ना कॉम्प्रीहेंशन भी आने लगा है। ठीक है ना? तो ये चीजें तो 110% आनी है, और जब ये 110% आनी है तो आपको भी गांठ बांध लेना चाहिए कि इसमें से सबसे ज्यादा आसान काम ये है कि आप बिना मेहनत करे, मुंह उठाए, आप इंग्लिश का पेपर दिया। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। हमेशा ग्रामर, वोकैब, ईडियम फ्रेजेस करो। 15 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक खूब करो, जितना हो सके उतना करो, दबा के करो, मजा ही आ जाएगा एकदम। क्लियर है? अब देखो समझने की बात बहुत ही सिंपल सी है जो तुम्हें समझनी है इंग्लिश में, जिससे तुम्हें इग्नोर नहीं मानी। देखो स्पॉटिंग एरर कम से कम अगर तुम 300 प्रैक्टिस कर लो, 300 क्वेश्चंस, तो ऐसा कोई स्पॉटिंग एरर नहीं होगा जो तुम्हें ना आता हो। नंबर 1, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस इतना कोई मुश्किल नहीं होता। आप 2 से 3 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे, और स्पेशली अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो 110% नहीं आनी। बट वहीं अगर आप हिंदी मीडियम से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो डू 20 टाइम्स एंड ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है इस वाले सेक्शन में जिसमें रटना बहुत पड़ता है, और अगर ये रटने वाला पोर्शन आपको क्लियर नहीं पता कि कहाँ से करना है तो बहुत दिक्कत है। क्यों? देखो सिलेबस देखो, वो लिखा है कि एक ऐसा क्वेश्चन पेपर उन्होंने इंग्लिश का डिजाइन किया है जिसमें क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं एक कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी की, और समझते हैं शब्दों का इस्तेमाल
जो उसे आता हो। अब वो खुद मानने शब्दों का इस्तेमाल आता हो, कैसे भी आता हो। वो ये नहीं कह रहे कि फलाना जगह से पूछूंगा, ये जगह से पूछूंगा। तो ये बड़ी दिक्कत है। अगर आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोड़ा, मैंने आपको क्या बताया था कि इंग्लिश में 200 में से मिनिमम 100 नंबर आने, तो उसके लिए सबसे बड़ा रोड़ा ये है कि ये कम से कम सिनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम कम से कम 50% आराम से होने चाहिए, तभी आपके 100 नंबर आएंगे। अब इसका आसान तरीका क्या है, देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से इस तरह से तैयारी करो। सबसे पहले एसएससी सीजीएल के 10 साल के पेपर की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। उसके बाद सीडीएस के पेपर, एग्जाम के पेपर ट्राई मार के देखो, और लास्ट में एनडी के लगाओ। शुरुआत में बहुत टफ होगी ये, पर इसके बाद ये धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा, और आप कहोगे सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ध्यान रखिए, एससी सीजीएल, सीडीएस, एनडीए की वोकैब आपको खत्म करनी है। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो मैं करा दूंगा, मैं आपको करा दूंगा। कैसे कराऊंगा मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, पर ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपके कंफर्म उसी से क्वेश्चन आएंगे, कोई तरीका नहीं किसी और से आ जाए। नाउ अब आगे चलते हैं जरा। ये देखो, अब आता है पॉलिटी। देखो, भगवान के लिए इतना टाइम नहीं है कि पॉलिटी पूरा पढ़ो। पॉलिटी की एक बहुत फेमस किताब आती है लक्ष्मीकांत। अगर आप नोटिस करोगे ना, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आप बुक्स की लिस्ट को नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पर एक किताब मिसिंग है, लक्ष्मीकांत। क्यों मिसिंग है लक्ष्मीकांत? तो कि एक तो लक्ष्मीकांत को बहुत कम टाइम में रिव्यू करना इम्पॉसिबल है, बहुत टाइम लगता है, 3-3 4-4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। वहीं आपके साथ जो बाकी किताबें हैं उनके साथ ऐसा सच कोई इशू नहीं है कि शॉर्टेज है। अरे हाँ, ये वाली जो किताबें होती है ना, ये वाली जो 2 मैंने लिखी है अग्रवाल पब्लिकेशन की, ये भी बहुत शॉर्ट रहती है। इसमें ना एक बहुत अच्छी बात है कि हर कंसेप्ट की थ्योरी पीछे दिए रखी है। मान लो आपने कोई पीवाईक्यू करा, तो उसके पीछे की थ्योरी क्या थी, क्यों मरा कैसे इंसान, वो इसमें बता रखा है। ये इसलिए ये किताब बहुत अच्छी है। प्लस ये ना छोटी छोटी कमियों को और फेलियर को बहुत बताती है, तो इसलिए मुझे ये किताब बहुत पसंद आती है। प्लीज मेक श्योर यू एंजॉय रीडिंग दिस। क्लियर है? चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जरा। तो यार अब ये पढ़ना कहाँ से है, मतलब हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़नी कहाँ से है? देखो यार, सीधे सीधे बताऊं तो मैं ना किसी का ना कोर्स ले लो। ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं अपनी की नहीं कह रहा कि मैं खुद सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे यहाँ पर कोर्स देता हूँ, बट तुम पीडब्ल्यू का लो, किसी का भी लो, पर लो, जो सिलेक्टेड टॉपिक तुम्हें बताए गए हैं वो खत्म करने हैं। मैं इसमें कोई बुक सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यार बुक्स पढ़ने में टाइम बहुत लगता है, और इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं। और ये वाली हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी स्टार्ट कब से हो रही है? जब आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं? 15 मार्च। 15 मार्च से लेके 13 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें इस चीज को इतने कम समय में खत्म करना तभी पॉसिबल है कि आपको कोई पढ़ा दे, आपको पढ़ना ना पड़े। क्लियर है? अब यहां तक की बात हो गई है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखो, एकेडमिक्स ना अपना दुश्मन मत मानो। ज्यादातर बच्चे ना फौज से तो बहुत प्यार करते हैं, पर एकेडमिक्स से प्यार नहीं करते। याद रखो, जिन्होंने आज तक कुछ हासिल किया है ना फौज में, उनको भी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर उन्हें बात समझ में आ गई थी, अगर मैं हिम्मत बांध लूं, मैं फैसला कर लूं कि मुझे इसी की जिंदगी जीनी है फौज की, और मुझे कुछ और करना ही नहीं है, तो हर मेहनत करने को आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। ये आपको गांठ बांधनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं बांधी तो इसका कोई और इलाज है ही नहीं। कोई ऐसी घुट्टी नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको बैठ के पढ़ा सके। पढ़ाई करना एक फैसला होता है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। किसी को पढ़ाई करने से ऐसी मोहब्बत आज तक हुई नहीं। ठीक नाउ, एक बात और बोलना चाहूंगा। जो मैंने आपको बुक्स बताई थी, इन बुक्स में आप थोड़ी बातों का ध्यान रखें। पहली बात का ध्यान ये कि ये सारी की सारी बुक्स अभी रिपब्लिक डे के चक्कर में बहुत ही डिस्काउंटेड वे में मिल रही होंगी, जितनी भी मैंने आपको बुक्स बताई हैं। तो मेक श्योर आप लें। इसमें जो सबसे सस्ती आपको किताब मिलेगी ना, ये वाली, ये आपको मिलेगी इसी की वेबसाइट से। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, देख लेना जरा, ठीक है ना। ये दोनों ही किताब लेनी है। ये मत सोचना, कमेंट सेक्शन में मत डालना कि सर पहले आपने बताई होती तब के लिए। नहीं बेटा, ये लास्ट मोमेंट के लिए किताब है, लास्ट मोमेंट के लिए किताब है, और लास्ट मोमेंट में आप यहीं से करेंगे क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आएगा। नाउ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर मुझे आपसे मुलाकात करनी है। मेरे से मुलाकात करने का 3+1 वे है, मतलब टोटल 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको खाली हिस्ट्री पढ़नी हो, खाली ज्योग्राफी पढ़नी हो, खाली पॉलिटी पढ़नी हो, तो मैं सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप 1-to-1 गूगल मीट पे आ जाओ, मतलब हम बैठेंगे गूगल मीट पे और हमारी बातचीत होगी 1-1.5 घंटा, इस तरह से। तीसरा तरीका है फुल लेंथ बैच, मतलब ये वाला बैच त्रिशूल बैच होता है। ये एनडीए 125 प्लस एनडीए 225 2 अटेम्प्ट के लिए वैलिड होता है,
आप इसमें बैठ के तैयारी कर सकते हो हमारे साथ, ठीक है ना। आप किसी भी बैच में ले लो, आपकी मुलाकात मेरे से 200% होगी ही होगी। उसके बाद आप कोई भी सवाल पूछो। मान लो आपने इंग्लिश का भी बैच लिया है, आप मुझसे ज्योग्राफी के सवाल भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है ना। बट ये बात समझ लीजिए कि अगर आपको कनेक्ट करना है तो जल्द से जल्द ये फैसला लेना है, क्योंकि समय बहुत कम है और हम लेते ही 100 बच्चे हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो आपका मन करे नहीं सर मुझे आपसे पर्सनली मिलना है, पर्सनली, तो पर्सनली मिलने का तरीका ये है कि आप ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हो हमारे। उसमें हम आपको 100% सिलेक्शन असिस्टेंस की गारंटी देते हैं, मतलब कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपके साथ खड़े। बट वहां पर एडमिशन सिर्फ 30 बच्चों का होता है और वो भी होता है रिटन टेस्ट से। रिटन टेस्ट में हम कैलकुलेशन का टेस्ट लेते हैं जिसे हम बोर्ड मार्क्स, और जो अनसीन पैसेज होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। दोनों में मिलाकर 50% पे लेकर आपको पास होना होता है। ये एडमिशन टेस्ट आप कहाँ दे सकते हो? देखो, ये एडमिशन टेस्ट आप सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे दे सकते हो। और ये जो सारे बैचेस मैंने आपको बताए हैं या अपॉइंटमेंट लेना है, ये सब आप कहाँ से ले सकते हो? ऐप से ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप इस नंबर पे iOS लिख देना, आपको iOS की ऐप भी आ जाएगी। और कोई डाउट आ रहा है इस नंबर पे सीधे कॉल मिला दो कि सर आपसे बात करनी है, ठीक है ना। और मेरे से बात करने के लिए मेरी टीम जो होगी वहां बैठी होगी। आपको जो मीडियम पसंद आए मेरे से बात करने का, कि भैया बैच लेकर, एक बैच लेकर, मतलब एक सब्जेक्ट लेकर, एक सब्जेक्ट मात्र 500 रुपए का होता है, या 1-to-1 मीटिंग करके, ठीक है ना। ये भी अपॉइंटमेंट होता है, ये 550 का होता है। तो किसी भी फॉर्मेट में आप मेरे से मुलाकात कर सकते हो और मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरा आपको वादा है कि मैं इस मिठाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं जब तुम सिलेक्शन लेके दिखाओगे। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई है तो भाई याद रखना, मेरी लोकेशन है सीसीएस यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है। वहां पर मेरा ऑफिस है, वहां जाके आप मुझे ये मिठाई खिलाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ उस पल का जब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। खूब मेहनत करो, कोई दिक्कत आए मेरी मदद लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, एक एक चीज बारीकी से सिखाऊंगा। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है